ठीक, परिमेय संख्या है यानी वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां Q डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0। जैसे 3/2, 1/2, 5, 3 आदि। वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है परिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां Q डज नॉट इक्वल कितना होना चाहिए, 0। जैसे 3/2, 1/2, 5, 3 आदि। जैसे ये Q डज नॉट इक्वल 0 का मतलब क्या है, Q डज नॉट इक्वल 0 का मतलब है, Q डज नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि हम Q की जगह 2 नहीं ले सकते, वो 0 नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 1/2। अगर इसको हम कंपेयर करें P बटे Q से, तो P इसमें है 1 और Q है 2। अगर हम यहां ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें 1/0, अगर इस तरह कर देंगे तो फिर इसका आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां Q डज नॉट इक्वल तो 0 होना चाहिए, यानी 3/2, 1/2, 5, 3 आदि। हम 0 नहीं लिख सकते Q की जगह। अगर हम 0 कर देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इतना नोट करिए, फिर आगे लिखा। तो इसको इरेज कर दो। आगे वाला, आगे नहीं, पीछे ये आगे वाला प्रीवियस। नोट कर लिया इतना, आगे बताएं। तो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से हैं, तो पहले हम उनको लिखेंगे। जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु, इसका जो पहला पॉइंट है, जैसे हम लोग बात करते हैं पाई की। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो फिर इसका मान जो 22/7 है वो भी अपरिमेय होना चाहिए? नहीं, वो परिमेय है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि 22/7 जो है वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लगभग इसके बराबर होता है। तो पाई अलग है, ये अलग है। अगर इसको हम P/Q से कंपेयर करें या तुलना करें तो फिर ये उस तरह परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन पाई अपरिमेय है, तो एग्जाम में इसको बहुत पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो तुमको बताना है पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
परिमेय संख्या है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे, तीसरे में कैसे पहचान करेंगे कि ये परिमेय है या नहीं है। तो जैसे मान लो कि 3.14 और डॉट डॉट ऐसे लिखा है, तो अगर डॉट डॉट लगा हो तो हम उसको कहेंगे ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। और अगर ऐसे हम कह दें इस तरह 3.14, तो फिर इसको हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, फिर इसको सोच रहे होंगे कि परिमेय क्यों है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3.14, इसके अपान में 1 मान सकते हैं। इसको हटाएंगे यहां से 0 0, तो ये बन जाएगा 314 अपान 100। ठीक है। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। जबकि इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तो इनको आप नोट कर लीजिए। तो ये नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो इसकी डिफिनीशन, वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने बताया है पाई 3.14 डॉट डॉट, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.14 के ऊपर ऐसे बार लगा दी, तो फिर ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। 3.14 डॉट 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 आदि। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जिनके स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड ना हो। अन्य गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। ऐसे तो अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनके स्वयं या एक के अतिरिक्त गुणनखंड हो। इसका मतलब यह है कि वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7, 11, 13, 17 आदि। तो इसको आप किसी और संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते। आप चेक कर लीजिए, 2 को केवल 2 से या 1 से, 3 को केवल 3 से या 1 से। तो ये क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो इसका एक पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट, इसको आप नोट कर लें, एग्जाम में बहुत पूछता है। तो इसको आप लोग लिखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, मतलब वो लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या को 1 को समझ लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है? 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो इसको लिखना है। 1 को हम नहीं लिखते हैं, एक अभाज्य संख्या में नहीं, ये 2 को हम बताएंगे, ठीक है ना? नोट कर लो जल्दी है क्या? हटा दे। अब हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं। क्या? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। संख्याएं कहलाती है।
जैसे 4, 6, 8, 10, 15, 9 इस तरह करके कोई भी संख्या हम लिख सकते हैं। तो ये सारी क्या होती है, भाज्य संख्या, जो स्वयं से भी डिवाइड हो, एक से भी, अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाए, उनको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहलाते। ठीक है। अब वे संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या फिर एक से, तो वो अभाज्य कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लासा यानी लघुत्तम समा अपवर्तक। पहले बात करते हैं मासा की, यानी महत्तम समापवर्तक की। ठीक है। तो पहले मासा की बात करते हैं, फिर लासा निकालेंगे। मासा, तो मासा निकालने के लिए हम लोग एक विधि सीखेंगे, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। इस विधि को सीखने के लिए आप लोगों को फैक्टर करना आना चाहिए, यानी गुणनखंड करना आना चाहिए संख्याओं को। जैसे कि हम लोग बात करते हैं 20 की, अब इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए मेन चीजें तुमको जाननी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ संख्याओं को तुमको नोट करना पड़ेगा, जैसे 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, 10 डट 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 डट, या फिर कोई संख्या ऐसे हो जिसके अंत में आता हो 5 या 0। तो इनको हम देखेंगे कि जिन संख्याओं के लास्ट में यानी अंत में ये आएगा, तो वो 2 से क्या हो जाएंगी, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। और जिनके अंत में 5 या 0 आएगा, तो वो फिर किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो ये दोनों किससे विभाजित होंगी, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होंगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई संख्या आती है, जैसे कोई विषम नंबर आ जाए 1, 3, 5, 7, तो फिर उसको हम 3 से चेक करेंगे, 7 से भी चेक करेंगे, वो जिससे कट जाए। तो मेन इतना है कि आप लोग इनको जान लीजिए कि जैसे 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में आता है, तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे, उसमें 2 से क्या देंगे, उसको 2 से ही विभाजित करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं 20 की, तो इसको देखो 20 की बात करते हैं, तो लास्ट में कितना है, 0, लास्ट में 0 है, तो 0 को हम देखो, यहाँ देखो लास्ट में 0 हो तो हम कितने से काटेंगे उसको, 2 से। तो यहाँ 2 से तुमको 20 में भाग देना है, यानी 2 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 20 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पूरा पूरा जाना चाहिए, इसमें शेषफल नहीं बचाते भाग की तरह। तो 10 बार में जाएगा, फिर इसको लास्ट में देखो कितना है, 0, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर इसको देखो, अब लास्ट में कितना है, 5, तो देखो 5 को मैंने बताया वो 5 से ही विभाजित होगा, तो यहाँ 5 को हम लोग किससे काटेंगे, 5 से। तो इसका कितना आया, 1। और गुणनखंड विधि सीखने के बाद हम लोग फिर मासा निकालना सीखेंगे। जैसे एक और सवाल देखो, जैसे 44 है, इसको हमको काटना है, तो इसको काटने के लिए हमको चाहिए कितना, लास्ट में देखो कितना है, 4 है, 4। तो इस 4 को काटने के लिए कितने से कटेगा, ये 2 से, 2 से कटेगा ना। तो इसको 2 से भाग देंगे, तो इसका हम लोग 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जब 4, यानी 2 बार में कट जाएगा। ये भी 4 है, तो ये भी 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। अब लास्ट में कितना है, 2। अभी भी ये कितने से कटेगा, 2 से ही कटेगा। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 11। ठीक है, 11 आएगा। अब 11 को हम, इससे छोटी कोई ऐसी संख्या है जो 11 को विभाजित कर दे, ऐसी कोई संख्या नहीं है ना। तो 11 को हम स्वयं से विभाजित करेंगे, तो ये इस तरह आएगा। ठीक है। अब हम लोग मासा की बात करेंगे, इतना आप लोग नोट कर ले। गुणनखंड विधि से आपको, गुणनखंड विधि सीख रहे थे, गुणनखंड विधि से आप इतना सीख लें, फिर उसके बाद हम मासा निकालेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इतना नोट करने के बाद, अब जैसे इसी में मासा निकालना हो, तो मासा निकालने के लिए हमको क्या है कि इसको ऐसे लिखना है, तो यहाँ 20 लिखेंगे और फिर इसके फैक्टर लिखेंगे, यानी गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 और 2 और 5, तो इनको ऐसे लिख लेंगे, 2, 2 और 5 ऐसे लिखेंगे। और इसके लिख लेंगे 44 के,
तो इसके आएंगे 2 × 2 × 11, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें हमको दोनों में जो सेम सेम हो उनको ढूंढना है। तो जैसे इस दोनों में देखो ये है और ये है, तो इन दोनों में कितना मिल रहा है, एक तो इन दोनों से मिल रहा है जोड़ा, एक इन दोनों में से मिल रहा है, तो कितना मिला, तो ये मिला है आपका 2 × 2 यानी कितना 4। तो मासा कितना होगा, यहां लिख देंगे अतः मासा 4 होगा, ठीक है। तो 20 और 44 का अगर हम मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह अब मैं 1-2 सवाल और करवाता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब हम बात करेंगे 1-2 सवाल की, जैसे कि एक एग्जाम्पल है बुक में, उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। छह कामा 20, 6,20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, मासा। तो हम इसको 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, तो 6 को अलग डिवाइड करेंगे और 20 को अलग। तो इसको देखेंगे तो 6 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 3 बार में कटेगा, और फिर इसको 3 से, ठीक है। और 20 को करेंगे तो 10, और फिर इसको 2 से और इसको काटेंगे तो कितना 5, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 1। तो अब इसके अगर हम मासा निकालें, यानी कि 26,20 का क्या मासा, 26,20 का मासा, 26,20 का मासा, तो देखो 6 को हम लिख सकते हैं यानी 2 × 3, और 20 के गुणनखंड क्या है 2 × 2 × 5। तो इन दोनों में कितना सेम सेम है 2, तो 6 और 20 का मासा कितना होगा 2 होगा, 6 और 20 का मासा 2 होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें। तो अब हम बात करते हैं, अब मासा हो गया तो अब हम लोग लासा निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो लासा निकालना सीखेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। लासा का पूरा नाम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो लासा निकालना सीखेंगे। तो लासा कैसे निकाला जाता है, तो लासा भी सेम तरीके से निकाला जाता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो लासा निकालने के लिए जैसे हम बात करते हैं 6 और 20 का क्या ज्ञात कीजिए, 20 का लासा ज्ञात कीजिए। छह और 20 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इसको लासा ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग मासा निकालने में क्या करते थे, 6 को अलग तोड़ते थे और 20 को
अलग। तो आप लोगों को इनको 6 और 20 को एक साथ करना है, 6 और 20 को एक साथ विभाजित करना है। तो 6 और 20 में ऐसे इनको दोनों को काटेंगे तो पहले 2, तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, ठीक है। अब इसको फिर 2 से करेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको इसी तरह उतार लेंगे, 2 पंचे 10। अब इसको 3 से करेंगे तो 3 बन गया 3, और इस 5 आ जाएगा, और इसका 5 से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो लासा होगा यानी 6, 20 का क्या लासा, 6, 20 का लासा। तो 6, 20 का लासा जो होगा वो होगा 2 × 2 × 3 × 5। अब इसको हमको गुणा करा के लिखना भी है, तो 2 × 2 यानी 4, 4 × 12 पंचे 60। तो लासा कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा 60। लासा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा लासा इनका। तो 6, 20 का लासा कितना आएगा, 60 आएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में चलते हैं, तो एक्सरसाइज में देखिए प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। इसमें सबसे पहला सवाल हम देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में लिखिए। तो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट इसका हम देखते हैं 945, ठीक है, 945 इसको हमको करना है। तो इसको करने के लिए हमको, इसको करने के लिए लास्ट में देखिए कितना है, 5 है ना। तो 5 है, तो अभी मैंने बताया था, तो 5 को किससे डिवाइड करते हैं, 5 से ही भाग देते हैं। तो 5 को अगर 5 से काटेंगे इसको, तो देखिए 5 एकन्नम 5, 4 बचा, 5 अठे 40, 4 बचा, 5 नवा 45। अब ये किसका होता है, 189, 3 से कटेगा, 3 18, 3 त्रिक को 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और 3 एकन्नम 3, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7। तो इसके जो गुणनखंड रूप है 945 के गुणनखंड वो कितने हैं, 3, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7,
तो इसको अगर पावर के रूप में लिखे तो 3 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 3 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, तो ये 945 के गुणनखंड रूप है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 140 के, 140 के अभाज्य गुणनखंड, इसको नोट कर लीजिए फिर उसकी बात। अब हम लोग बात करते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड, दूसरा नंबर 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग करिए, मैं इसमें करता हूं। एक 140 के अभाज्य गुणनखंड रूप जो होगा वो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। तो इसको हम 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 की पावर 1। अब एक जो यूपी बोर्ड में सवाल आया है 2025 में, उसकी बात करते हैं। तीसरा नंबर वो है 156, 156 के अभाज्य गुणनखंड। एक 156 के अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको आप लोग करके दिखाएं। तो 156 को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो 156 156 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक आप लोग करके दिखाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। ये 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड आप लोग करके दिखाइए, देखते कितने लोग कर पाते हैं इसको। करिए इसको। तो हम इसको देखते हैं 5005। तो लास्ट में देखिए कितना है, 5 है, तो इसको
5 से हम काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 0 0 1, ठीक है। अब इसको लड़के क्या करेंगे, 1 है तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए 3 से चेक करते हैं, लेकिन 3 से आप लोगों को नहीं चेक करना है। क्यों? क्योंकि 5 से ऑलरेडी आप भाग दे चुके। जब 5 से भाग दे देते तो उससे नीचे की संख्या से बहुत कम ही कटती है, तो फिर इसके ऊपर को आपको सोचना है। तो इसके ऊपर क्या आता है, 7। तो देखेंगे कि क्या ये 7 से कटेगा, तो हम देखते हैं 7 से 7 एकन्नम 7, 3 बच गया तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 हो गया और 7 त्रिक 21। फिर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, उसके ऊपर ही जाएंगे तो 9 से तो कटेगा नहीं। तो ये कटेगा 11 से। 11 से चेक करते हैं इसको, तो 11 एकन्नम 11, 3 बचा 33 हो जाएगा, तो 11 3 33। अब ये कट जाएगा 13 से, ठीक है, 13 से कट जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 7 11 13, 5 7 11 13, है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 7 11 13 के रूप में। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे, इसको आप लोग होमवर्क में करके लाएंगे। इसके बाद वाला जो सवाल दे रहे हो उसको आप होमवर्क में करके लाएंगे। तो एक हम होमवर्क दे देते हैं, इसको आप लोग कल घर से करके लाइएगा, फिर आगे की क्लास कर लेते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसको आप लोग करके लाएंगे। क्वेश्चन है आपका कि 7429, ये आपका होमवर्क है। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 7429 इसके अभाज्य गुणनखंड घर से करके लाने हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क में करके लाना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे की क्लास कर लेंगे फिर। थैंक यू।